हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको नेफ्रॉन के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो सिरे होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र सिरा, दूसरा होता है संयुक्त सिरा। ठीक है। स्वतंत्र सिरे पर एक कप जैसी रचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। ये जो इसे हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है। बोमेन संपुट में रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे गोलमेरुलस या कोशिका गुच्छा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छा कहते हैं या गोलमेरुलस कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोमेन कैप्सूल का निचला सिरा अचानक पतला होकर एक लूप बनाता है जो अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी का अक्षर यू के आकार का होता है। इसे हेनलेस लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनलेस लूप कहते हैं। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? हेनलेस लूप कहते हैं। ये अंग्रेजी का अक्षर यू के आकार का है। ठीक है। इस लूप के बाद नलिका का अंतिम सिरा संग्रहक नलिका से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? तो संग्रहक नलिका से जुड़ता है। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? संग्रहक नलिका कहते हैं। परंतु इससे पहले ही थोड़ा सकरा होकर मुड़ा आता है जिसे पचकुंडली नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पचकुंडली नाल कहते हैं। कौन है? तो ये जो है इसे हम पचकुंडली नाल कहते हैं। ठीक है। गुर्दे के बाहर एक नली निकलती है जिसे यूरेटर या मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर या मूत्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है। दोनों गुर्दे से निकलने वाले मूत्रवाहिनी या मूत्राशय में खुलती है। ये जो मूत्रवाहिनी ये कहाँ खुलती है? तो मूत्राशय में खुलती है। ठीक है। प्रत्येक वृक्क को वृक्क धमनी से रक्त प्राप्त होता है जो महाधमनी से आती है। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? वृक्क धमनी कहते हैं। इसी के द्वारा जो वृक्क जो है रक्त प्राप्त होता है। ये जो रक्त है महाधमनी से आती है। ठीक है। यह धमनी अपने साथ रक्त को लाती है। इसमें निम्नलिखित प्रकार के उपापचयी अपशिष्ट हो सकते हैं। अब पहला देखिए, कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से आते हैं? यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिया में। ठीक है। और दूसरा देखिए, अकार्बनिक यौगिक में कौन कौन से आते हैं? सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट। वृक्क द्वारा उपयुक्त उत्सर्जन योग्य पदार्थ रक्त से छनकर मूत्राशय में भेज दिए जाते हैं जहां से उनका उत्सर्जन किया जाता है। वृक्क क्या करता है कि उत्सर्जन योग्य जो पदार्थ होते हैं रक्त से छानकर ये जो मूत्रवाहिनी है इसके द्वारा मूत्राशय भेज दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए वृक्क की संपूर्ण कार्य प्रणाली। पहला कोशिका गुच्छ में छनन क्रिया, दूसरा है चयनात्मक पुनर्शोषण, तीसरा है नलिका स्राव। अब पहला देखिए कोशिका गुच्छ में छनन क्रिया। ग्लोमेरुलस को कोशिका गुच्छ भी कहते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस है इसे क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ भी कहते हैं। ठीक है। वास्तव में अविभाजित धमनी गुर्दे में रक्त लाती है। वह बार बार विभाजित होकर बहुत सी पतली कोशिकाओं का गुच्छ बनाती है। इस प्रकार गुच्छ बनाती है। ठीक है। इसी गुच्छे को कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छा है, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये क्या अविभाजित धमनी है, गुर्दे में रक्त लाती है। वह बार बार विभाजित होकर बहुत पतली पतली कोशिकाओं में गुच्छा बनाती है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है। गुच्छ की कोशिकाएं पुनः आपस में जुड़ती है और एक मोटी अपवाहित धमनी की रचना करती है। क्या करती है? एक मोटी अपवाहित धमनी की रचना करती है। ये अपवाहित धमनी रक्त को बोवेन कैप्सूल से बाहर लाती है। ये क्या है? अपवाहित धमनी क्या कार्य करती है कि रक्त को बोवेन कैप्सूल से बाहर लाती है। ठीक है। कोशिका गुच्छ में पहुंचते ही रक्त पर अचानक बहुत अधिक दबाव पड़ता है। ये जो कोशिका गुच्छ है इस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगता है क्योंकि मोटी अपवाहित धमनी से आने के बाद उसे अचानक पतली कोशिकाओं से होकर गुजरती है। ठीक है। अब दूसरा देखिए रचनात्मक पुनर्शोषण। ग्लोमेरुलस द्वारा छाने पदार्थ बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। किसमें आते हैं? तो बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और मूत्र संग्राहक नलिका में आगे बढ़ते हैं। ये क्या संग्राहक नलिका है? ठीक है। मूत्र संग्राहक नलिका की दीवारों पर एपिथेलियम ऊतक के स्तर पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? एपिथेलियम ऊतक का स्तर पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस निष्पन्न में उत्सर्जन योग्य पदार्थ के साथ सम्मिलित उपयोगी पदार्थ मिश्रण क्रिया द्वारा एपिथेलियम ऊतक में अवशोषित हो जाते हैं। परंतु उत्सर्जन युक्त पदार्थ हेनलेस लूप से आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? हेनलेस लूप है। ठीक है। मूत्र संग्राहक नलिका एवं एपिथेलियम स्तर में रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। ये क्या है? रक्त कोशिकाओं का जाल है। ठीक है। जो संपूर्ण हेनलेस लूप तक फैल जाता है। एपिथेलियम ऊतक में विशेष पदार्थ इन कोशिकाओं के रक्त में चले जाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को रचनात्मक पुनर्शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन संपूर्ण क्रिया को हम रचनात्मक पुनर्शोषण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा देखिए नलिका स्राव। ग्लोमेरुलस की सूक्ष्म क्षरण क्रिया के बाद बहुत से आवश्यक पदार्थ रक्त में पड़ जाते हैं। ग्लोमेरुलस की सूक्ष्म क्षरण क्रिया के बाद क्या होता है कि बहुत से आवश्यक पदार्थ जो है रक्त में पड़े रहते हैं। ये पदार्थ है क्रिएटिनिन, अमोनिया,
हाइड्रोजन और पोटेशियम की आयन और प्रतिजैविक औषधीय का साथ रहता है। ठीक है, ये पदार्थ पचकुंडली नाल या डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिन द्वारा छन कर मूत्राशय में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न उत्सर्जित पदार्थ जलीय विलयन के रूप में मूत्राशय में जमा हो जाते हैं। जितने भी उत्सर्जित पदार्थ हैं जलीय विलयन के रूप में कहाँ जमा होते हैं? तो मूत्राशय में जमा होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप में मूत्र कहा जाता है। क्या कहता है? जिन्हें सम्मिलित रूप में मूत्र कहा जाता है। मूत्र त्याग के साथ ही तरल अपशिष्ट से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।